नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप। आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसी सभ्यता को बहुत करीब से दिखाने का जिसको कि हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक बुक है और इस बुक को अभी लिखा है रूपा भाटी जी ने। उनके साथ में आपकी मुलाकात कराता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहनजोदड़ो की जो सील्स है, उसकी जो भाषा है, वो पिछले 100 सालों से उसको पढ़ने की कोशिश हो रही है। बहुत से लोगों ने कोशिश की है उसको जानने की, समझने की। जो सील है उसमें भाषा क्या है, उसमें जो बने हुए जो चित्र हैं और जो अंकन है वो क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसका सारा का सारा निचोड़ जो है, उसकी जो रिसर्च है, वो इस बुक में है। आप है रूपा भाटी जी। रूपा जी, आपका नमस्कार, स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और हम कुछ बात करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 100 सालों में जब से मोहनजोदड़ो सभ्यता इस दुनिया के नक्शे पर आई है और हमारे सामने आई है, उसकी भाषा को लेकर जो एक संघर्ष हुआ है, जो जानने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने इसको डिसाइफर करने की कोशिश की है अपने अपने तरीके से। तो रूपा भाटी जी, एक बार फिर से आपका अनबाउंड इंडिया में स्वागत है। और आपका धन्यवाद यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। आपने जो अपने बुक में भाषा को लेकर उसका जो डिसाइफर होने की जो बात की है, जो दावा किया है, उसके भी हम जो है पर्दे खोलने की कोशिश करेंगे। और आपकी पिछले 20 साल से की जो मेहनत है इसमें हम उसकी भी बात करेंगे। तो आगे हम बढ़े उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप पेशे से तो एक आर्किटेक्ट हैं, है ना? और एक आर्किटेक्ट होने के नाते आर्किटेक्चर का अपना भी एक अलग है, फील्ड ही अलग है उसमें। तो ऐसे में आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो उन्नत गलियां हैं, उसमें आपका जाना कैसे हुआ? और अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए कि आप ये यहाँ कैसे शिफ्ट कर गई। एक्चुअली मैं एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मैंने अर्थ आर्किटेक्चर पे काफ़ी एम्फसाइज करके पढ़ाई करी है। ये लेटर रिसर्च है मेरे लाइफ में कि रैम्ड अर्थ आर्किटेक्चर और अर्थ से जो क्ले से जो हम ब्रिक्स बनाते हैं, सन ड्राइड ब्रिक से भी हम घर बना सकते हैं। उसी प्रकार से इसी तरह की सन ड्राइड ब्रिक्स और किल्न ब्रिक्स जो हैं वो मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा की सभ्यता में मिलती हैं। सो बीइंग एन आर्किटेक्ट, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया समझना इन दोनों सभ्यताओं को भी, जो कि पूरी अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कही जाती है। बट एक जो मृत जो सरस्वती है, उसके आजू बाजू में भी सिविलाइजेशन जो है पनप रही थी। लाइक भिराना हो गया, हरियाणा के जितने भी साइट्स हैं, राखी गढ़ी है, ये सारी जो साइट्स मुझे ज्यादा और अच्छे से समझ में इसलिए आया क्योंकि मेसोपोटामिया का आर्किटेक्चर भी हमने पढ़ा था। हमने दुनिया की तमाम तरह के आर्किटेक्चर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ा था। तो कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स मेरे लिए इजी हो गया, क्योंकि जो ब्रिक साइज है जो बेबीलोन में यूज हो रही थी, उसी प्रकार की जो ब्रिक साइज है वो मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया के अलावा इंडिया में भी यूज हो रही थी। तो दैट मीन्स कि हमारे यहाँ के जो कारीगर है वो वहाँ पे भी काम कर रहे होंगे, या उनके कारीगरों ने हमें कभी फैसिलिटेट किया होगा। लेकिन मोहनजोदाड़ो के जो नीचे के जो लेयर्स हैं वो मेसोपोटामिया से भी पुराने मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बात जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि मोहनजोदड़ो को अगर हम ले और उसके नाम पर अगर हम गौर करें तो मोहनजोदड़ो को ये कहा जाता है कि द माउंट ऑफ डेड्स, मृतकों का टीला। कैसे किसी शहर का नाम जो है वो मृतकों का टीला हो सकता है? मतलब क्या इसका मतलब क्या था? आप सोचिए कितना लाइव एक शहर है और इतना विस्तृत उसका पूरा टाउन प्लानिंग है। तो अचानक से मृत हुआ, यानी कि वहां पर जो कामगार थे और जो काम हो रहा था वो वहां से सब लोग विस्थापित हो गए।
यानी एक सभ्यता का पतन हुआ। तो सभ्यता का जो पतन हो रहा है, नहीं, यहाँ पर एक बात बताइए, सभ्यता का पतन हुआ है या एक शहर का पतन हुआ है? नहीं, एक पूरी की पूरी सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ। वहां से लोग दूर जाने लगे। जब एक अर्बनाइजेशन खत्म होता है, बिकॉज क्योंकि वो इंडस्ट्रियस था, तो हम मोहनजोदाड़ो के नाम पे आते हैं कि मृतकों का टीला क्यों बन गया, क्योंकि वहां से लोग हट गए, क्योंकि अब वो वहां रहने जैसी स्थिति नहीं है। तो दो कारणों से थी, एक तो पानी शायद उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, दूसरा कारण था कि वो इंडस्ट्रियसनेस नहीं थी, यानी इंडस्ट्रीज नहीं। हाँ। तो अभी भी ऐसा होता है ना कई बार कि वो काम हो गया तो इंडस्ट्रीज, जो मिल्स हैं, आप देखेंगे बॉम्बे में जो कपड़ा मिल है, उनकी चिमनियां आपको दिखाई देंगी, उनके जो धरोहर है वो दिखाई देंगे, और वो अब खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे ही वहां पे रखे हुए। तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी मृत हो गए थे, क्योंकि उनका काम जो है वो खत्म हो गया था, वहां से लोग विस्थापित हो गए थे। जी जी। मोहनजोदड़ो की जो लिपि है और जो भाषा जो है, उस पर शोध जो है पिछले 100 साल से हो रहा है ना? मगर देखने में यह आया है कि इंटरप्रिटेशन भाषा का जो है वो उतना रियल नहीं लग रहा है, मतलब जैसा कि उन्हें रिलेट करते हैं ना हम उसमें। लेकिन आपका ये दावा भी है और ऐसा लगता है कि उसके काफी नजदीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी आपका फिलहाल दावा है या बिल्कुल आप उस भाषा के नजदीक पहुंच गए हैं? पहले तो ये थ्योरी है। थ्योरी ये है कि किसी भी दो सिविलाइजेशन को जब एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करना है, और इंटरैक्शन में हमें एक सभ्यता, यानी कि मेसोपोटामियन की जो सभ्यता है, उसकी जो कुनेफॉर्म टेक्स्ट है, उसमें हमको ये हमारे भारतीय नाम मिल रहे हैं। मगन के राजा का नाम मिल रहा है, मणियम नाम मिल रहा है, 32 लॉर्ड्स ऑफ मगन वो मिल रहा है, शू इलीशू नाम का इंटरप्रेटर मिल रहा है। तो इस तरह की जो सभ्यता उस तरफ वाली कुनेफॉर्म टेक्स्ट में हमारे यहाँ की चीजें बहुत सारी वहां पे उपलब्ध है। अच्छा। 62 टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज उपलब्ध है। तो एक तरीके से जब लेन देन होता है, तो जो स्क्रिप्ट आप जो कह रहे हैं कि क्या कह रही होंगी, तो इसमें एनालिसिस कई लोगों ने किए हैं। तो उसमें सबसे पहले जो एनालिसिस किया है वो है राजेश राव जी ने, जिन्होंने ये बताया कि ये सिंटैक्टिक हो सकता है, यानी कि ये कुछ शब्द बन रहे हैं। उसमें उन्होंने पाया कि शायद ये सुमेरियन शब्द भी हो सकते हैं, नियर ईस्टर्न कोई शब्द हो सकते हैं, या फिर संस्कृत हो सकता है, क्योंकि जो एंडिंग्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक आ रही थी। मतलब एक तरीके का फिगर जो है वो स्पेसिफिकली उभर के आ रहा था। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जरूर शब्द ही होंगे, लोगोग्राफिक नहीं है, ये स्क्रिप्ट है। उसको आगे बढ़ाया सुसलेवन ने, और सुसलेवन के साथ इरावतन महादेवन और भी बहुत सारे लोगों ने, ब्रायन इन्होंने भी काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया, और उस पर से धीरे धीरे करके फिल्टर होके जो बहुत सारा काम सुसलेवन ने किया। उसके बाद यज्ञदेवम ने किया। बिल्कुल। यज्ञदेवम है भरत राव जी। तो राजेश राव जी से शुरू हुआ, भरत राव जी पे पहुंचे हम। अब उसके आगे जो स्क्रिप्ट है, उन्होंने कई संस्कृत नामों से लेकर के, जैसे कि बाण को अगर हम ब अक्षर देना चाहें, तो ब की जगह उन्होंने न दिया, नलिका बोल करके। अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने निकाला कि ये कुछ संस्कृत में जो है संस्कृत रूट बेस्ड ये निकल के आ रहे हैं। ओके। मैंने एक थ्योरी बनाई कि क्योंकि दो सभ्यताएं एक साथ मिल रही हैं, तो वो आपस में सिर्फ ये तो बात नहीं करेगी। यहाँ की जो सील है वो बहरीन, फैलाका आइलैंड, आपके क्या कहते हैं, सुमेरियन जगहों पे भी मिल रही हैं, इलाम में भी मिल रही है, यानी कि सुसाई में भी मिल रही है। तो और प्रोमिनेंटली मिल रही है, प्रोमिनेंटली मिल रही हैं। राउंड सील्स भी मिल रही हैं, जो कि अरेबियन साइड में ज्यादा कंटिन्यूटी भी है। 18th सेंचुरी BC तक का कंटिन्यूटी भी। ओह अच्छा।
बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। लेकिन वो डिक्लाइन के समय में दिखाई दे रहा है कि उस समय उस तरफ में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं सील। जो हमारे यहाँ के जो सील पहले जो लोथल, धोलावीरा में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, चान्होदारो में यहाँ जो होता है। तो यजुदेवम जी ने जो अक्षर एक एक को असाइन किया, उसको मैंने टेस्ट किया और लगभग 70% जो टेस्टिंग है वो जगहों के नाम, लोगों के नाम और आइटमों के नाम, जो इन्वेंटरीज थी जो हमारे यहाँ से वहां पे जा रही थी, उन इन्वेंटरीज के नाम से मैच करने लगी। तो जैसे ही मैच करने लगी तो मैंने पाया कि 1000 नेम्स ऑफ प्लेसेस जो कि 6-7 नाम से शुरू हो रहे थे। और इनफैक्ट यजुदेवम जी ने सिर्फ एक ही नाम निकाला था, मद्र। तो मद्र के अलावा मुझे 1000 नेम्स एक दूसरे के साथ में मिले हुए भी मिले और वो एक पैटर्न बनाते हैं। कभी वो नाम बिल्कुल आगे मिलता है, कभी बीच में मिलता है, कभी पीछे मिलता है। तो सबसे बड़ी सील में भी इस तरह के नाम जो है वो मिलते हैं। तो जब मैंने उनको टेस्ट किया तो वो जगहों के नाम, इंसानों के नाम और वो इंसानों वैसे नाम भी मिले जैसे असरानी, अच्छा, हाँ, जैसे दसानी, जैसे अरोर, ये सब सिंध के जाट हैं। अच्छा, तो ये जाटों के नाम भी मिले और रोर जाट का भी नाम मिला जो कि हरियाणा से, हरी यूपी बोलते। तो जाटों के लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है जी, बिल्कुल कि जाटों का सीधा संबंध बहुत जोड़ों से है। बिल्कुल। और सिंध के जो लोग उस समय के जो रह रहे हैं वही नाम आज तक भी प्रचलित है। असरानी तो बहुत ही फेमस नाम जी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ध्यान से आपको देखना होगा और इसको समझना भी होगा। आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें हमको। अभी तक हमको जितनी भी सील्स मिली हैं उसमें जो चित्र हैं, चिन्ह हैं, ये भाषा ही है। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जो है लैंग्वेज है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि सिंटैक्टिक जो शब्द हैं वो क्यों आए होंगे, ये काम राजेश राव जी का था। और क्रिप्टा एनालिटिक फॉर्म से यजुदेवम ने और भी काम किया इस पे और उन्होंने कहा कि हाँ, ये कुछ जो अक्षर हैं वो शब्द ही निरूपित करते हैं। उसके पहले सू सलीवन ने भी वही काम किया था। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ये जो चिन्ह है ये वाकई में अक्षर हैं, लेकिन उसमें कंपोजिट अक्षर भी हैं जो कि मेरी नेक्स्ट बुक में अब आएगा। जैसे कि अन के ऊपर व का अक्षर जो लगा है तो अनव बन गया वो। अ के ऊपर अंक मतलब चंद्रबिंदु जैसा लग गया तो वो अंक बन गया। वो खुद से ही अपने आप में एक अलग अक्षर, कंपोजिट अक्षर, यानी कि दो अक्षरों को मिला के जो एक अक्षर बनता है, वैसे अक्षर भी मुझे प्राप्त हुए हैं। और उसकी जो लिस्ट है, जब मैं उससे वापस से कोरिलेट करती हूँ तो लगभग 1000 नेम्स में चेंजेस आते हैं। ओह, अच्छा। तो वो मैंने अभी इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट बुक में आएंगे। ठीक है। ये जो 70% जो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, ये यजुदेवम जी के स्क्रिप्ट के ऊपर से ही मैंने टेस्ट किया। ओके, तो इसमें आपकी बुक में जो है 125 पेज नंबर जो है वो क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर? ये जो है इसमें जैसे ये 230 नंबर पे त्रैतहा लिखा हूँ, 230। तो अब लेकिन आप जैसे ही पढ़ेंगे त र ई आ, त र ई ता, ऐसा एक एक अक्षर आया। तो तर ई ता सुमेर में दिरिदा, अच्छा, दिरिदा दिलमुन का नाम था। दिलमुन बहरेन में है। और उसी को अक्कड़ में अकड़ियंस जो लोग थे वो तेरतू कहते थे। तो तेरतू दिरिदा से तरा ई ता करके हमारे इंडस वैली के लोगों ने उसको ऐसा लिखा, ताकि वहां जब ये पहुंचे कंसाइनमेंट तेरतू में, तो कहाँ पे पहुंचाना है वो यहाँ का इंटरप्रेटर को मालूम होना चाहिए। यानी कि जो आदमी गुजरात के पोर्ट में खड़ा है तो वो शिपमेंट कंसाइनमेंट में जब
सील लगा है, ईता लिखता है, हाँ, यानी तेरतू लिखता है, यानी दिरिदा लिखता है, तो उसका मतलब है कि ये बहरीन जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो अक्षर है वो यज्ञदेवम जी ने उसको त्रैताह कहा, लेकिन मैं उसको जैसा है वैसा ही कह रही हूँ, ता, और उसका मीनिंग है दिरिदा या फिर तेरतू। तो इस प्रकार से हम ओरिजिनल फॉर्म में जब जाएंगे तो ज्यादा ओरिजिनल नाम हमें मिलते हैं। जैसे उन्होंने संस्कृत में कन्वर्ट किया था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी उस समय देखने में, और एक बार मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि जब आपने तर ईता बस इतना इतना जब आपने लिखा था तो मैं ज्यादा अच्छे से डिसाइफर कर पा रही थी। जैसे ही आपने उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया तो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग जॉब बन गया कि वापस से मुझे प्रॉपरली ढूंढना पड़ रहा है नामों को। क्या ये सील्स जो हमको मिली है अभी तक, ये जो दूसरी और भी जो सभ्यताएं अपने चरम पर थी और आपस में कनेक्टेड थी, एक तो ये भी मैं पूछूंगा किस तरह से कनेक्टेड थी, तो जो ये सील जो मिलती है हमारा दूसरी सभ्यताओं के साथ, मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो उस समय जो दूसरे सभ्यताओं के साथ जो इंटरमिंगलिंग हो रही थी, वो आपस में कोई संबंध रखती हैं, और अगर रखती हैं तो उसकी वजह क्या थी, वो कर क्या रहे थे आपस में जो हमको सील्स में दिखाई देती हैं? जो कुनेफॉर्म टेक्स्ट है उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत सारी इन्वेंट्रीज मिली, जैसे कि हम यहाँ से उनको चेयर मैन्युफैक्चर करके भेज रहे थे, बेंच मैन्युफैक्चर करके भेज रहे थे, बेड के जो लेग्स हैं वो मैन्युफैक्चर करके भेज रहे थे। अच्छा। तो इस तरह की इन्वेंट्रीज उनके उसमें मिली। कार्नेलियन बीड्स भेज रहे थे। चेयर मतलब कि लकड़ी, मतलब ये जो अपना जैसे सोफा में हम अभी बैठे हुए हैं, इस तरह के चेयर भेज रहे थे। अच्छा। बेंचेस भेज रहे थे। अच्छा। दरवाजे भेज रहे थे, चौखट भेज रहे थे। तो ये सारी जो आकृतियां हैं वो भी आपको लोगोग्राफिक फॉर्म में दिखाई देंगी। अच्छा। जो कि अक्षर में परिवर्तित भी हुई बाद में चल के। okay. तो वो म कहलाती है मंचिका। मंचिका यानी बेंच। हाँ। तो संस्कृत में मंचिका म हो गई। हाँ। तो उसके हिसाब से वहां पे जो हम भेजते थे, ये जो चेयर भेजते थे, तो फर्नीचर जो है वो हम भेजते थे। अच्छा। कार्नेलियन की बीड्स के ऑर्नामेंट्स हम उन्हें भेजते थे, गारमेंट्स भेजते थे। तो कई सीलों में गारमेंट का भी शब्द आया, जैसे ब। तो सुमेरियन गारमेंट्स मतलब हम कपड़े भेज रहे थे या बना के भेज रहे थे? नहीं, पूरे कपड़ों के रोल्स भेज रहे थे। तो इतना बड़ा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इस तरह से इंडिया में जगह जगह पे अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे। और वो सारी चीजें जो है वो आती थी लोथल में और धोलावीरा, खासकर धोलावीरा। तो जैसे मोहनजोदाड़ो में चीजें पहुंची, वहां पे मेजर हुआ, वहां पे मेजरमेंट होती थी, और फिर वहां से चान्होदारो आया। चान्होदारो के बाद कराची के कोई पोर्ट पे लगी, या फिर इनलैंड से होते हुए धोलावीरा पे, पाटन से होते हुए धोलावीरा पे पहुंची, यानी पच्चम और खदीर बेद पे पहुंची। और वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे शिप्स लगी होती थी, और उसमें शिप्स में अब लोडिंग हो जाती थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम टिम्बर्स भी भेज रहे थे। अच्छा, तो टिम्बर्स में कौन कौन से जा रहे थे? एबोनी जा रहा था, नॉर्थ से साल जा रहा था। तो इबोनी और ब्लैक इबोनी जो कि श्रीलंका में मिलती है, कुछ मालाबार पोर्शन में मिलती है, और कुछ जो तमिलनाडु के एरियाज में मिलती है, वो ब्लैक इबोनी भी जा रही थी। ये खासकर श्रीलंका में मिलती है। तो आप समझ सकते हैं श्रीलंका से गोवा तक चीजें आती थी और फिर वो आगे जाती थी। आप को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि गोवा का नाम भी सुमेरियन टेक्स्ट में आया है। really? जी। गोवा को वहां पे गोबी कहा गया है। गोवा को गोबी कहा गया है, गोवा वालों जरा ध्यान रखिए। हाँ, गोबी कहा गया है। तो मैं सोचती थी कि ये नाम कैसे आया, तो वहां पे गोपिका पट्टनम करके जो एक पोर्ट है, जो कि गोवा से थोड़ा सा अंदर रिवर के साइड में अंदर में इस स्टोरी में है, उसको गोपिका पट्टनम कहा गया। तो गोपा से गोबी जो शब्द है वो उनके पास में पहुंचा, गोपिका पट्टनम से। यहाँ से टिम्बर्स जाते थे, और बहुत ह्यूज लॉग्स जो हैं वो सीधे वहां पे पहुंचते थे टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए।
वहाँ के इसमें जी वहाँ के टेम्पल वहाँ के आर्किटेक्ट। टेम्पल अच्छा। आर्किटेक्चर के लिए हाँ। जो ब्लैक एबोनी है और ब्लैक कलर का बड़ा फैसिनेशन था उनका। तो ब्लैक कलर के उनके बिल्कुल व्हाइट टेम्पल होगा और एकदम से ब्लैक उनका दरवाजा होगा। तो ब्लैक एबोनी जो है वो बहुत यूज होती थी। और ये सारी चीजों को भेजने के लिए जो रास्ते थे वो हाई सी में ना लेकर के उन्होंने नल सरोवर वाला ट्रैक लिया और फिर वो पश्चिम और खदीर बेट तक पहुंचते थे और वो सेफ हावन था। वहां पे उस समय समंदर का लेवल थोड़ा ऊपर था, तो जो माउंट्स जो अभी दिखाई देते हैं और रान जो अभी दिखाई देता है उस समय समंदर का लेवल थोड़ा सा ऊपर था और जो शिप्स है वो वहां पे इजीली लग जाती थी इन चारों आइलैंड्स के ऊपर। टेक्टोनिक प्लेट्स की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। हम बैक टू क्वेश्चन आएंगे जी। हम कहाँ पे थे। हम ये जानना की कोशिश कर रहे थे कि ये जो सीन्स है इसमें जो एक डिपिक्शन हमको मिलता है और जिसको कि आपने क्रैक किया है, ये जो सभ्यताएं आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड जो कर रही थी, तो ये ट्रेड ही कर रही थी कि कुछ और भी कर रही थी? नहीं, ट्रेड कर रही थी और बिल्कुल डिस्पैरेट कल्चर है। यानी कि हमारे जो इंडियन कल्चर है, चाहे वो सदर्न इंडियन के हो, वो उनके अपने कल्चर उन्होंने कंजर्व करके रखे हुए थे। हमारा जो इंडियन कल्चर है जो आज तक भी हम हवन पूजन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने अपना कल्चर बिल्कुल मेंटेन किया हुआ था। सुमेरियन और जो मेसोपोटामियन और अकडियन जो लोग थे उन्होंने अपना कल्चर बिल्कुल अपना प्रोटेक्टेड रखा हुआ था। यानी कि उनका जिगुराट हम यहाँ पे नहीं बना रहे थे। अच्छा। हमारा हवन पूजन या यज्ञ जो है वो वहां पे नहीं। आपने हवन की बात की है, तो मोहनजोदड़ो की जो लोग हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, क्या ये भी उस समय हवन वगैरह कर रहे थे? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो हमें वहां पे शिवलिंग भी मिला है। अच्छा। हाँ, शिवलिंग मिला है, टेराकोटा शिवलिंग मिला है। जो सील्स मिलते हैं वो हम पशुपति सील बोलते हैं, लेकिन वो ट्राइबल सील्स हैं। ट्राइबल आदमी के जो आज भी नॉर्थ ईस्ट में उसी प्रकार के जो सील्स जो मेरी बुक की कवर पे भी है। तो राजाओं का उस तरह का पहनावा भी होता था, टियारा का पहनावा भी होता था। दोनों तरह के पहनावे जो थे वो उस समय चल रहे थे। और इस तरह का कल्चर जो अभी तक चल रहा है, जिस तरह का अर्बन कल्चर अभी हमारा है, सिमिलर वे में उसी प्रकार का अर्बन कल्चर उस समय भी था। जितना हम अभी भगवान को, ऋग्वेदों को, यजुर्वेदों को मानते हैं और उस प्रकार से हम जो यज्ञ करते हैं, अग्नि चयन करते हैं, जो साउथ में अभी तक भी प्रचलित था, वो सारी चीजें उस समय वहां पे भी हो रही थी। तो आपने जैसे अग्नि की बात की, तो अग्नि तो चलो ठीक है कि वो तो प्रोमिनेंटली सभी जगह हो रही थी और प्रकृति की पूजा तो हमारे यहाँ हो ही रही थी। अगर हम भगवानों की बात करें या मूर्तियों की अगर हम बात करें, तो ऐसा क्या देखने को मिलता है कि हम ये कह सकते हैं कि क्या वो शिव भक्त थे, शिव को मानने वाले थे, या कोई और भी भगवान थे जो कि अभी दोनों प्रकार की चीजें चल रही थी। यानी कि जब वो वहां से कुछ देख करके अभिभूत हुए तो उन्होंने भी मूर्त रूप देने की कोशिश करी, जैसे कि वहां मेसोपोटामिया में ऑलरेडी चल रहा था। तो आप देखेंगे कि वहां पे कई जो राजाओं के जो बस्ट हैं वो भी मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी राजा का बस्ट बनाने की कोशिश करी गई। अन्यथा उसके पहले तक तो हमारे यहाँ राजाओं का भी कुछ भी कोई भी अवशेष ऐसा नहीं मिलता कि राजाओं के बस्ट बनाए जाते हैं, यानी कि सर हो धड़ तक। इस तरह की कोई भी मूर्ति हमारे भारतवर्ष में इंडस वाले सिविलाइजेशन के पहले की नहीं मिलती। बशर्ते अगर वुडन में वो कार्व कर रहे हो और वो जला दी गई हो या खत्म हो गई हो, तो वो हमें नहीं मालूम। लेकिन एक चीज है कि अभी जितनी भी क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकल जो सर्वेस हुए हैं और निकल कर आई हैं, चाहे मोहनजोदड़ो के सिटाडेल की बात कर रहे हैं या कोई और भी, उसमें किंग जैसे ही मतलब कि कोई पैलेस टाइप का हो, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है वहां पर। हाँ, है ना? हाँ। तो ये पैलेसेस जो होते थे, जो बड़े जो पैलेसेस हैं, ज्यादातर वुडन, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक भी वुडन ही चले। यानी मगध में भी आप जाएंगे, पाटलिपुत्र में भी जो निकला है उनका पैलेस, तो ह्यूज पैलेस, लेकिन वो मड आर्किटेक्चर एंड वुडन आर्किटेक्चर, यही चीजें हमें चैत्या
हॉल्स में दिखाई देती हैं कि पूरा वुडन ही वो बनाया जाता था और मड आर्किटेक्चर, नीचे से मड आर्किटेक्चर रहता था। 16वीं शताब्दी का पद्मनाभ टेम्पल जो है वो भी मड आर्किटेक्चर है और ऊपर वुडन है। जो ये हमें जो सिटीज के जो पूरे परफॉर्मर्स दिखाई देते हैं, अगर हम ऊपर से जूम करके देखें तो ये बहुत ही विस्तृत था, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि रूम्स भी बहुत हैं। यानी कि वो एक तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ही हैं, जिसमें कार्लेनियन का काम हुआ तो एक में वो रखा हुआ है, एक में लापिस लाजुली का काम होकर के रखा हुआ है, एक में यव जो है वो भेजना है जो कि यहाँ से बहुत जाता था वो रखा हुआ है, फ्रैंकोलिन है वो जा रहा है यहाँ से, यानी कि जो तीतर है वो भी हम यहाँ से भेजते थे। अच्छा। क्योंकि उनको ब्लैक फ्रैंकोलिन बहुत पसंद था। अच्छा, और वहाँ पे वो ब्राउन फ्रैंकोलिन होती थी। तो बिल्कुल इन्वेंट्री में, सुमेरियन इन्वेंट्री में लिखा हुआ है कि ब्लैक फ्रैंकोलिन जो है वो मेलुखा से आ रही है। अच्छा। मेलुखा की ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो इस तरह के इन्वेंट्रीज से हमें समझ में आता है कि ये जो सिटी जो हमें दिखाई दे रही है, हम जो सोच रहे हैं कि ये सिटीज हैं, ये ना सिटीज ना होकर के बहुत ही बड़ा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लेकिन उसके बाहर विलेजेस भी रहे होंगे जो कि मड एंड वुड आर्किटेक्चर में थे, पैलेसेस भी रहे होंगे जो कि मड एंड वुड आर्किटेक्चर में थे, जो कि विदर हो गए, खत्म हो गए। लेकिन ये बहुत प्रेशियस चीजें थी, तो इसको संभाल के रखना जरूरी था। तो फोर्टिफाइड सिटीज थी, यानी कि एक बार आप सील दिखा के अंदर आ गए, प्रवेश कर गए, तो आपको बाहर निकलने के लिए वहां का जो भी टैक्स है वो दे करके ही आप निकल सकते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार का प्रावधान जरूर वहां पे रहा होगा, क्योंकि गेट्स पर ही ज्यादातर सीलिंग्स के टुकड़े मिले हैं। जो मोहनजोदाड़ो के गेट हैं, या धोलावीरा का गेट है, या फिर चान्होदारो के जो गेट हैं, या फिर हड़प्पा के जो गेट्स हैं, उसी के पास में ज्यादातर सीलिंग्स जो है वो पाई जाती हैं। गुड। ओके। तो मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें और उसके जो आर्किटेक्चर जो हमको मिलता है देखने के लिए, और उसका जो प्रिसीशन है, खासकर एक आर्किटेक्ट होने के नाते वो जिस तरीके से बने हैं, और उसमें जो एक्सेलेंस है, सिटी प्लानिंग का जो एक्सेलेंस है, वो आपको क्या लगता है कि अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे वो लोग? बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी की सप्लाई भी वो दे रहे थे हर रूम्स में, यानी कि जो कारीगर वहां पे काम कर रहे होंगे उनको पानी की पूरी व्यवस्था है, दूर ना जाना पड़े, काम में व्यवधान ना आए, ड्रेनेज की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, उसी रूम या उसी घर के अंदर में, जो छोटा सा यूनिट है उसी के अंदर में, यानी कि उसको बहुत ज्यादा दूर तक कहीं जाना ना पड़े, वो आराम से वहां पे उसी फोर्टिफाइड सिटी के अंदर काम कर सके। तो ये बहुत ही उन्नत तरह की चीज थी, क्योंकि इवन अभी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक बार आप एंटर कर जाते हैं तो आपको अंदर जाने के लिए पास चाहिए, और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी पूरी चेकिंग होती है कि आप कोई सामान लेके तो नहीं जाते। अच्छा, तो ये सारी की सारी चीजें उस समय भी इंश्योर हो रही थी सारी। वो मुद्रा राक्षस नहीं, वो आपका अर्थशास्त्र में आया है। जो कार्नेलियंस बनाते हैं, जो इन पे जंग्स पे काम करते हैं, इन लोगों से भी बच के रहना है, क्योंकि ये आपको धनराशि, जो उस समय की ये धनराशि थी, वो ये दे करके आपको लूट भी सकते हैं। अच्छा, ये भी हो रहा था। यानी कि करप्शन जो है वो भी छोटा मोटा था, जिसके ऊपर उन्होंने चेक रखा हुआ था चाणक्य ने। तो उन्होंने अर्थशास्त्र में वो नीति बनाई थी कि उसका एक पोस्ट होगा, वहां से जब निकलेगा आदमी तो वो भी चेकिंग होकर के निकलेगा कि कहीं वो निकल के बाहर जो कार्नेलियंस है वो बाहर बेच नहीं दे, या जो जेम्स है वो बाहर औने पौने दामों में वो आगे बाहर ना निकाल दे। तो मोहनजोदड़ो में अभी तक की जो खुदाइयां हुई हैं, तो उसमें हमको टूल्स मिलते हैं और भी तमाम तरीके की चीजें मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं, लेकिन वेपन नहीं मिलता है ना? तो वेपन ना मिलने के पीछे क्या कारण है कि वो लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं कर रहे थे? मैंने जैसे कहा कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही होगा, तो उसके अंदर वेपन्स नहीं चाहिए। वेपन्स तो हमको बाहर चाहिए, फोर्ट के बाहर चाहिए, जहाँ पे शायद काफी अच्छे से उसको सेफगार्ड करने के लिए लोग रहे होंगे, इसलिए उसके अंदर नहीं मिलता। सेकेंडली चीजें जो है वो जो इस तरह की जो आयरन की हुई
या कॉपर की हुई, वो जो चीजें, जो बड़ी चीजें हैं, वो रिसाइकल हो जाती थी, यानी उसको फिर से मेल्ट कर दिया जाता था। तो हमारे यहाँ क्या सभ्यता बहुत ही कंटिन्यूस रही। इवन जो मोहनजोदाड़ो के और हड़प्पा के जो ब्रिक्स हैं, उसके लिए कहानी बड़ी प्रचलित है कि वो ब्रिक्स उठा करके ला रहे थे रेल लाइन बिछाने के लिए। कौन सी? मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के ब्रिक्स उठा के ला रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां से क्या क्या चीजें जो है वो वहां से नहीं लेकर के गए होंगे, रीयूजेबल है। करेक्ट। जैसे कि पत्थर के जो बर्तन हैं वो रीयूजेबल है, वो लेकर के चले गए, लेकिन मिट्टी के जो है वो वहीं उन्होंने छोड़ दिए, क्योंकि वो वापस से बनाए जा सकते हैं। इतना सारा लाद के लेके जाएंगे, कार्ट में लेके जाएंगे, वो टूट सकता है, हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें वहीं पे छोड़ दी गई। अब हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक शहर के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने इतनी चर्चा की, इतना डीप में, कि वो क्या व्यापार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ था, उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका जो सिटी प्लानिंग है, वो भी अपने समय से बहुत आगे चल रहा था, और कपड़े भी बड़े इस तरीके से क्वालिटी के बना रहे थे कि हम उसको दूसरी सभ्यताओं को भी दे भी रहे थे। एक इतना बड़ा उन्नत शहर, इतनी बड़ी, एक तो उसका एरिया भी काफी बड़ा होगा। यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक इसी बात को लेकर जो है ना उत्सुक है कि उसका असली नाम क्या था, मतलब किस नाम से उसको बुलाते थे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो शब्द जो है, जो मोहन शब्द है, वो मसन से आया होगा। मसन का मीनिंग होता है मेजरिंग प्लेस। अच्छा। तो वहां पे जैसे कि बादशाह से लापिस लाजुली के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े आए, और वो वहां पे मेजर होंगे, और मेजर होने के बाद फिर वो डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अब वो उस पे काम करेंगे। तो मेजरली जो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो जब आ रहे हैं वहाँ पे, वो मेजर हो रहे हैं, और मेजर होकर के प्रॉपर मेजरमेंट्स में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन में फिर कितना उसका अंश निकल के आ रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, वो सारी चीजें मुझे ऐसा प्रतीत होता है मोहनजोदाड़ो में, जानहोदारो में, इन दो तीन जगहों पे हो रहा था, जहाँ होने के बाद में फिर वो लास्ट में एज अ फिनिश्ड गुड धोलावीरा में आता था। तो वहां से फिर ये आगे जाती थी। तो हम धोलावीरा के साइन बोर्ड पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। हाँ, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी हम जो मोहनजोदड़ो कहते हैं, उसका असल नाम जो है मसन हो सकता है। मसन हो सकता है। हाँ, तो संस्कृत में उसको कहते हैं कि मेजर करना, ऐसी जगह पर जहाँ मेजरमेंट हो रहा हो। तो आपकी बात काफी हद तक ये बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पन की ये जो साइट्स हैं, इसमें व्यापार बहुत हो रहा था, है ना, और वही उसका एसओपी भी है उस शहर का, है ना। और इसको देखने के बाद यही एक बात समझ में आती है कि सबसे ज्यादा मेजरमेंट को लेके ही वहां सारी की सारी चीजें हो रही थी। तो ये डिपिक्शन काफी हद तक लगता है कि बिल्कुल काफी कुछ होना चाहिए इस तरह का, कुछ इसी तरीके का होना चाहिए। अगर इतनी सारी इन्वेंटरीज के सामान वहां पे भेज रहे हैं, तो यूनिट्स तो होने चाहिए। करेक्ट। और ये वही यूनिट्स समझ में आ रहे हैं, क्योंकि घर तो हम अर्बन आर्किटेक्चर पे ही बिलीव करते हैं। हम ये काफी अच्छा पकाया हुआ जो ब्रिक्स हम यूज कर रहे हैं, वो इसलिए है कि कोई उसको जल्दी से तोड़ करके अंदर जा करके चोरी ना करने। तो इसका मतलब है कि हम सन ड्राइड ब्रिक्स जो हम इतना अच्छे से जो पकाया हुआ जो ब्रिक्स है वो हम यूज कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं। हम किल्न ब्रिक्स भी यूज कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं, ताकि हम उन चीजों को फोर्टिफाई कर सकें, न कि इंसानों को उतनी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो काफी इंडस्ट्रियस सिविलाइजेशन थी, तो वो आपस में काम कर रहे थे। और वो कुनेफॉर्म टेक्स्ट के 32 लॉर्ड्स ऑफ मगन से भी समझ। अच्छा। क्योंकि 32 किंग्स हैं जो कि एक साथ काम कर रहे हैं मेसोपोटामिया के लिए। अच्छा। हाँ। तो आपस में अगर लड़ते ही झगड़ते रहेंगे तो फिर वो काम क्या करेंगे? तो इंडस्ट्री तो रहेगी नहीं फिर।
करेक्ट, आपस में लड़ते रहे। आपस में लड़ते। तो एक आपसे मैं ये पूछूं कि आपने कितनी सील्स के ऊपर ये शोध किया है, इसके ऊपर रिसर्च किया है, कुछ नंबर है आपके पास? फिलहाल मैंने 50% सील्स जो है वो कवर करी हैं। अगर हम काउंटिंग में करें तो कितनी हो? काउंटिंग में अगर करें तो लगभग 2500 सील। 2500 सील्स के ऊपर आपने, और वो 2500 सील्स पर जो लिखा है उसको आपने क्रैक किया है? वो मैंने क्रैक कर लिया। अब जो बाकी जो 2500 सील्स हैं वो कंपाउंड अक्षर हैं, वो उनको डिसाइफर प्रॉपरली करना और एक नया पूरा क्या कहना चाहिए कि उसका मतलब स्क्रिप्ट, नई स्क्रिप्ट, जैसे यज्ञदेवम जी ने अभी जो स्क्रिप्ट दे दी है, अब उसके पैरेलल एक मेरी स्क्रिप्ट भी और आ जाएगी, जो कि उनसे ही मिलती जुलती है, लेकिन वो कंपाउंड वर्ड्स भी हैं, कंपाउंड अक्षर भी हैं। शॉर्ट फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हम शॉर्ट हैंड करते हैं, उसी तरह से उन्होंने शॉर्ट फॉर्म ढूंढने की कोशिश भी करी है। और वही आगे चल करके ब्राह्मी में भी उसमें एडिशंस जो करके आ ई उ ओ और अनवा, इस तरह के जो अक्षर हैं जो बनते हैं, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलने लगे थे। इस पीरियड में भी शुरुआत हो गई थी। 2500 सील्स में अगर हम आपसे ये पूछें कि आपको कौन सी सील ऐसी थी जिसने सबसे ज्यादा जो है ना अट्रैक्ट किया, प्रभावित किया कि, और जब आपने उसको डिसाइफर कर लिया तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ी यूरेका फॉर्म मतलब आ गई है? बहुत सारे मोमेंट्स थे ऐसे यूरेका वाले, लेकिन जो 100 साल से लोग मगन और मेलुखा के लिए जो प्रयत्न कर रहे थे कि ये दो शब्दों का, ये दो शब्द जो है वो एक्चुअली में कहाँ पे होंगे, क्या होंगे, तो वो इस किताब में है। और अगर मैं अभी एकदम से डिस्क्लोज कर दूंगी तो कोई किताब नहीं खरीद सकता। फिर भी एक हिंट दीजिए। मगन और मेलुखा का मैंने अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं। ये दो नाम जब सील में निकल के आए तो वो यूरेका मोमेंट था मेरे लिए। इसलिए भी ये चर्चा खास हो जाती है। रूपा भाटी जी ने इसको जिस सिंप्लीफाई तरीके से आपके और हमारे सामने रखा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि कई सारी इससे पहले जो चीजें हुई हैं वो इतनी ज्यादा एकेडमिक है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। और मोहनजोदड़ो जब आपके टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, आम बोलचाल की भाषा में हम जब बातें करते हैं, कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बातें भी हमारी चर्चा में आ जाती हैं। तो जब इतना कॉमन सब्जेक्ट है, उसकी जो भाषा है वो जितनी सिंप्लीफाई तरीके से होंगी उतना ही ज्यादा पॉपुलराइज भी होंगी। तो मित्रों, इस जो हमारी बातचीत में फिलहाल हम इसको यहाँ पर रोकेंगे, और जितनी भी बातचीत हुई है उसमें अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बात आपको अपनी रखनी है, जो कमेंट करना है, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। आगे की जो बात है, आगे की जो इम्पोर्टेंट सील्स हैं या इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि वो जो नेम प्लेट है, इसको अगर आपको जानना है, समझना है, उसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में इसका जो सेकंड पार्ट है एपिसोड, उसमें आपसे फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, और देख रहे हैं आप भारत को मेरी नज़र से।